हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे। तो बस जस्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज अपन करंट अफेयर्स करेंगे जुलाई का। इसके साथ साथ शाम को अपन करंट अफेयर्स के साथ साथ एक्स्ट्रा भी जीके की चीजें करते चलते हैं। जैसे अभी मैप प्रैक्टिस कर रहे हैं, एशिया की कंट्रीज पढ़ रहे हैं। इसके बाद आगे और भी करेंगे, कर देंगे अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ठीक है, ये सब कवर करेंगे, यूरोप वगैरह। तो सब कनेक्ट हो जाए फिर हम स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए ये जुलाई का पार्ट 3 होगा, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 अपन कर चुके हैं, तो उम्मीद है पार्ट 1 पार्ट 2 आप नहीं भूले होंगे। अगर कोई नया है यहाँ पर तो ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, इस व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। आप रजिस्टर कर सकते हैं फॉर द व्हाट्सएप। इसके अलावा जो हमने कोर्स लॉन्च किया है, 4000 का एक कोर्स है, उस पे 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा, यानी 20% उसमें से आप लेस कर देंगे, यानी 3200 रुपए का। तो ये हमारा कोर्स चल रहा है। इसमें प्रॉपर आपको जीके मिलेगा, मैथ्स मिलेगा और इंग्लिश मिलेगा। इन सारे सब्जेक्ट्स के आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, प्लस पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, क्विज प्रैक्टिस क्विजेस मिलेंगे और टेस्ट सीरीज प्रॉपर हम आपको इन तीनों सब्जेक्ट्स का बना के देंगे, ठीक है। इसके अलावा आप डाउट सॉल्विंग के लिए भी हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डाउट सॉल्विंग सेशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और इसके अलावा जो अपना ये लाइव क्लासेस फ्री में जो चल रहा है, सुबह मैथ्स का चलता है, शाम को जीके करंट अफेयर्स का चलता है, ये कंटिन्यूअस रहेगा, ठीक है। कई लोगों का कंसर्न था ये ना बंद हो जाए, तो नहीं भैया, ये बंद नहीं होगा, ठीक है। इसके अलावा ये जो हमने कोर्स बनाया है, ये उन लोगों के लिए बनाया है जो फर्दर एसआई मींस की तैयारी करना चाहते हैं, या एलडीसी का एग्जाम देना चाहते हैं, या अभी हेड कांस्टेबल का आना वाला है उसको देना चाहते हैं। तो इस तरह के जो भी आपके एक साल में एग्जाम्स आने वाले हैं, इनके लिए कोर्स बनाया गया है। 1 ईयर ड्यूरेशन है कोर्स का, बट ऐसा नहीं है कि एक साल में कोर्स खत्म होगा। कोर्स आपका एसआई मींस से पहले पहले खत्म हो जाएगा, ठीक है। एसआई मींस और एलडीसी से पहले पहले आपका कोर्स खत्म हो जाएगा, बट एक साल के लिए आप ये कोर्स एक्सेस कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पर्पस है हमारा, ताकि एक साल के अंदर अंदर जितने आपके एग्जाम्स आए वो आप करते रहिए। इसके अलावा कई लोग पीसीएस का चाह रहे थे, तो पीसीएस का भी हम कोर्स डिजाइन कर रहे हैं। जल्दी आपको 1-2 महीने में पीसीएस का भी कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके लिए भी हम फैकल्टीज वगैरह अरेंज कर रहे हैं, और भी हमें टीचर्स चाहिए होंगे पीसीएस के लिए, तो वो पीसीएस का भी कोर्स आपको अलग से मिल जाएगा। तो चलिए फिर आज शुरू करते हैं, ठीक है। आज का अपन करंट अफेयर्स स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हिच मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्शनेबल एग्रीकल्चरल इनसाइट्स एंड अर्ली वेदर अलर्ट्स। बताइए, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड व्हिच मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद एक्शनेबल एग्रीकल्चरल इनसाइट्स एंड अर्ली वेदर अलर्ट्स। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। आंसर नहीं मिल रहा है अभी मुझे। देखिए ये फ्री वीडियोस हैं, ये आपका एक तरीके से रिवीजन कोर्स टाइप का रहेगा, प्लस फ्री वीडियोस में आपको करंट अफेयर्स रहेगा। करंट अफेयर्स का जो भी पोर्शन रहेगा वो हमारा फ्री रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का कोई चार्ज नहीं है। डेडिकेटेड कोर्स बनाने का पर्पस ये था कि एक ऐसी एक जगह इकट्ठा करके सारा एक प्रॉपर पार्टिकुलर एक डेडिकेटेड कोर्स बना देना, जिसमें आपका प्रॉपर ए टू जेड सारे टॉपिक्स कवर हो, ठीक है। क्योंकि यहाँ फ्री क्लासेस में हम सारा 2 घंटे में कैसे करा सकते हैं, तो इसीलिए कई लोगों का डिमांड था कि एक डेडिकेटेड प्रॉपर ए टू जेड सारे टॉपिक्स जिसमें कवर हो, ऐसा कोर्स बना दिया जाए। तो ऑन डिमांड हमने एक प्रॉपर डेडिकेटेड कोर्स बनाया है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब वो कोर्स में एक्चुअली हमें अब और भी टीचर्स हायर करना पड़ रहे हैं,
और कंटेंट के लिए टीम लेना पड़ रही है, तो उन सब का भी जो खर्चा होता है, तो उन सब की वजह से हमने एक नॉमिनल फी चार्ज की है। 3200 पड़ेगा आपको। वैसे 4000 का कोर्स है, बट उसमें हम 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वो 3200 का आपको पड़ेगा। तो इतने में मेरे ख्याल से 3 सब्जेक्ट नॉमिनल सी चीजें, कोई बहुत ज्यादा हाई अमाउंट नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 ए, अरे ये होता है मेजोरिटी का जज्बा। एक में किसान सेवा लिखा तो सब वही चले गए, सब किसान सेवा पे चले गए। ओलिम इलियास बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, इस बार माइनॉरिटी करेक्ट होगी, मेजोरिटी गलत हो गई। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी, आत्मनिर्भर ऋषि। सरकार ने एक ऐप लॉन्च करी है जिससे किसानों को थोड़ा सा एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी दी जाएगी, और मौसम में जो भी चेंजेस होंगे, ठीक है, मौसम में जो भी चेंजेस होंगे, वेदर अलर्ट्स, इस सब को भी प्रोवाइड करने के लिए एक ऐप बनाई है। ऐप का नाम है आत्मनिर्भर ऋषि। ऋषि का मतलब होता है फार्मर, और आत्मनिर्भर मतलब सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट, अपने ऊपर डिपेंडेंट फार्मर। Next question, which space agency has decided to hire the first differently abled astronaut? NASA, ISRO, CNES या ESA? बताइए। गुड इवनिंग। Which space agency has decided to hire the first differently abled astronaut? NASA, ISRO, CNES या ESA? बताइए। हाँ जी, क्या हुआ करेक्ट आंसर? सभी आ रहा है, डी आ रहा है, नासा भी आ रहा है, ए भी आ रहा है, सीएनएस भी आ रहा है। क्या बस इसरो नहीं हो सकता? बाकी कुछ भी हो सकता है। लो भाई, इसरो भी आ गया। अब इसमें मैं क्या जवाब दूं? एक फिक्स आप लोगों का आंसर नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, इसका आंसर हम बताते हैं। भैया इसरो नहीं है ना, इस नासा भी नहीं है, इसरो भी नहीं है, सीएनईएस भी नहीं है। करेक्ट आंसर इज डी, ईएसए। ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी। यूरोप के 22 कंट्रीज हैं, उन्होंने मिलके अपना एक स्पेस एजेंसी बना दिया, उसे कहते हैं यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अच्छा मेरे को एक बात बताइए, ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर बताइए कमेंट करके जल्दी से। देखिए जीके का कोई भरोसा नहीं है, कहां से कैसे सवाल टपक जाए, तो जितना पॉसिबल होगा इधर उधर से एंगल बना के वो अपन सब डिस्कस करेंगे। ठीक है, और ये छोटे मोटे आंसर्स हैं जो कहीं दिखते भी नहीं है, किसी कोर्स में नहीं दिखते हैं। तो करंट अफेयर्स एकमात्र सोर्स होता है जो मैं मानता हूं आपकी नॉलेज को वाइड करता है। स्टैटिक तो आप पढ़ ही लेते हैं, बट एक आपकी नॉलेज को जो वाइड करता है वो करंट अफेयर्स ही करता है। तो करंट अफेयर्स को जरूर पढ़िए, और न्यूज़पेपर में पहले भी कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, न्यूज़पेपर जरूर पढ़ना है। बहुत बढ़िया। सॉल्ट मार्च और राजू हागे जो कह रहे हैं कि इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है, पेरिस फ्रांस, वो सही कह रहे हैं। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस। और वो किसकी कैपिटल है? फ्रांस की कैपिटल। 22 नेशंस मिलके यूरोपियन स्पेस एजेंसी को चलाते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, who has become the youngest grandmaster in the history of chess? हिस्ट्री ऑफ चेस में मतलब चेस के इतिहास में यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर, ग्रैंड मास्टर का एक टाइटल होता है जो चेस खेलने वालों को मिलता है, सबसे बड़ा टाइटल मान सकते हैं एक चेस प्लेयर के लिए। तो अभी रिसेंटली में अभी उन्होंने एक ग्रैंड मास्टर का टाइटल जीता है, इंडियन पर्सनैलिटी है, नाम से तो खैर सभी इंडियन लग रहे हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऐसा पर्सन है जिसको यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है, बताइए। नासा है, नासा, नासा तो पुराना हो गया इधर। कुछ लोग, ज्यादातर अभी मेजोरिटी ए की तरफ आ रही है, और लोग बताइए
ये वाला क्वेश्चन मुझे लगता है आपसे बनना चाहिए। इस तरह की चीज हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये हाँ बनना चाहिए। पहले 2 सवाल चलिए मान सकते हैं नहीं बना, ये वाला बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज ए, अभिमन्यु मिश्रा। ठीक है, करेक्ट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा। इनको यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर का टाइटल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, which Asian country recently was declared malaria free by the WHO? मलेरिया फ्री अभी रिसेंटली एक कंट्री को डिक्लेयर किया गया था, कौन सी कंट्री थी बताइए? कौन सी कंट्री को मलेरिया फ्री अभी रिसेंटली में डिक्लेयर किया गया है? बहुत सही, चाइना, ताइवान, चाइना, सिंगापुर, चाइना। सो हियर मेजॉरिटी इज विद चाइना, मे बी सिंगापुर नहीं भैया। करेक्ट आंसर इज चाइना, ठीक है। चाइना, अभी रिसेंटली चाइना ने अपने आप को ऑफिशियली मलेरिया फ्री डिक्लेयर करा है। किस ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर करा है? WHO ने। तो मेरे को खट से बताइए WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? ठीक है, WHO का हेडक्वार्टर कहां है? देखिए नहीं आता है तो भी शेयर करिए अपनी बात, और आता है तो भी शेयर करिए, और भी लोगों को पता लगना चाहिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, आप नॉलेज शेयर करेंगे तो नॉलेज बांटने से बढ़ता है। तो कई लोग आपका आंसर देखेंगे तो आपसे सीखेंगे, तो आपके लिए मौका होता है और लोगों को सिखाने का। बहुत बढ़िया। तो WHO का हेडक्वार्टर कहां पर है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। मुझे लगता है किसी का याद हो ना हो, WHO का तो जरूर याद हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े उससे पहले मलेरिया के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। मलेरिया कैसी डिसीज है? मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये तो कॉमन सी चीज है। ये एक पैरासाइटिक डिसीज है, ठीक है। मलेरिया कैसी डिसीज है? पैरासाइटिक डिसीज है। किससे होती है? ये पैरासाइट से होती है। पैरासाइट्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रहकर अपना सर्वाइवल चलाते हैं। जैसे मच्छर है, मच्छर खून पी के अपना सर्वाइवल करता है, तो वो इंसानों की मदद से करता है, इंसानों की खून को यूज करके सर्वाइव करता है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स। तो एक प्लाज्मोडियम पैरासाइट से आपका मलेरिया जैसी बीमारियां फैलती हैं। कॉमन एरियाज कौन से हैं? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, एशिया। इन एरियाज में मलेरिया ज्यादा प्रिवेलेंट है। और ये पैरासाइट फैलते कैसे हैं? थ्रू द बाइट्स ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल। एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, ठीक है। एक फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो होता है, उसके काटने से ऐसा होता है। 5 पैरासाइट स्पीसीज हैं, उसमें से 2 स्पीसीज वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। मलेरिया कॉज करने वाली 5 पैरासाइट्स हैं, बट उसमें से 2 सबसे खतरनाक है। कौन कौन सा? प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ठीक है। प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स, ये ज्यादा खतरनाक हैं। छूट गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगा। पिछली क्लास का पीडीएफ हाँ मैं नहीं भेज पाया था, वो वाला पीडीएफ और ये वाला पीडीएफ दोनों ही आज आपको मिल जाएगा, ठीक है। दोनों ही पीडीएफ अभी क्लास के बाद आपको मिल जाएगा। तो मलेरिया में क्या याद रखना? पैरासाइटिक डिसीज है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से होती है। फीमेल मॉस्किटो कौन सा इन्वॉल्व होता है? एनोफिलिस। और 2 प्लाज्मोडियम ज्यादा खतरनाक है। 5 स्पीसीज में 2 सबसे खतरनाक कौन से हैं? प्लाज्मोडियम फैल्कीपैरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स। सिम्टम्स वगैरह तो सबको ही पता है, वो फीवर, ठंड लगना। प्रिवेंटेबल भी है, क्यूरेबल भी है। अच्छा, मलेरिया की वैक्सीन जनरली हम समझते हैं आई नहीं है, बट एक वैक्सीन है जो थोड़ा सा एफिशिएंट बताई जाती है, RTS-S ये भी कहते हैं, या फिर मॉस्क्यूरिक्स। मॉस्क्यूरिक्स को भी मलेरिया की वैक्सीन माना जाता है, क्योंकि ये मलेरिया होने का जो खतरा है वो 40% रिड्यूस कर देती है। हालांकि बहुत ज्यादा रिड्यूस नहीं कर देती है, तो इसीलिए इतना ये प्रिवेलेंट नहीं है, इतना फेमस नहीं है। तो अगर ये 60% प्लस चांस रिड्यूस कर दे
अगर ये वैक्सीन मलेरिया होने का, तो हाँ, तो ये ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेबल होगी। बट ले दे के अभी हमारे पास मैक्स टू मैक्स पॉसिबल यही वैक्सीन है, मॉस्किरिक्स। तो कभी भी मलेरिया की वैक्सीन जैसी कोई बात करे तो आप वर्ड याद रखना मॉस्किरिक्स। ये जानकारी कम मिलती है इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। मॉस्किरिक्स किससे रिलेटेड है? मलेरिया की वैक्सीन से। कितना चांस रिड्यूस कर देती है? 40%। अभी तक की सबसे बेस्ट वैक्सीन यही है। इंडिया में मलेरिया से निपटने के लिए क्या काम किया गया है? एक तो 2017 में एक 5 साल का नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान लॉन्च किया गया फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। इसके अलावा जो रिसेंट में हुआ, जो रिसेंट में, ये याद रखिएगा, मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया बनाया गया, ठीक है। किसने बनाया? आईसीएमआर। हो सकता है कहीं आपसे ये वर्ड यू दे दे, वो डायरेक्ट कह देगा मेरा इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच, ठीक है, ऐसे पूछ सकता है। वो पूछ लेगा कि मेरा इज एन इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच, तो मेरा इनिशिएटिव रिलेटेड है मलेरिया एलिमिनेशन रिसर्च अलायंस इंडिया, ठीक है। तो मलेरिया से रिलेटेड है मेरा, याद रखिएगा। दो आपको नए फैक्ट ऑब्वियसली इसमें देखने को मिले होंगे, ठीक है। पीडीएफ में आंसर मार्क ना करें। डोरेमोन भैया, कई लोगों का यही आया था कि सर आंसर दे दीजिए, इसीलिए मैं पीडीएफ में आंसर्स मार्क कर देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ में आंसर्स मार्क करने का रीजन यही होता है, कई लोग डिमांड करते हैं आंसर्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 5। Which is the first mRNA and fourth COVID-19 vaccine to get approved by India for emergency use? देखिए वैक्सीन कई तरह के होते हैं। एक कैटेगरी होती है आरएनए कैटेगरी वाली वैक्सीन, एमआरएनए। अभी हम इसकी आगे बात करेंगे। तो पहली एमआरएनए वैक्सीन कौन सी इंडिया की? पहली एमआरएनए कह दीजिए, या फिर फोर्थ कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है जिसको अप्रूवल मिल चुका है? मेरे ख्याल से आंसर इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है, ठीक है। आंसर मार्क्ड है। अब करेक्ट आंसर इसका क्या है? मॉडर्ना। आंसर मार्क्ड है इसमें, क्या पूछना, ठीक है। ये देखो खटाक से सी यार कॉन्फिडेंस निकल रहे हैं। हाँ, तो करेक्ट आंसर इज मॉडर्ना, पहली एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है। थोड़ा सा वैक्सीन के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे एमआरएनए वैक्सीन क्या होती है। तो ये देखिए पहले एमआरएनए वैक्सीन काम कैसी करती है। तो बेसिकली सीधा सा आपको ये याद रखना है कि एमआरएनए वैक्सीन आपकी बॉडी में जाके आपके इम्यून सिस्टम को सिखाती है। आपके अपर आर्म में ये वैक्सीन लगा दी गई, और एमआरएनए क्या है? एम फॉर मैसेंजर है, ठीक है। एम फॉर क्या है? मैसेंजर। एमआरएनए वैक्सीन बेसिकली क्या करता है? एक मैसेज लेके जाता है, ठीक है, मसल सेल्स के पास, और वो मसल सेल्स क्या करती हैं? उस मैसेंजर का यूज करके एक प्रोटीन पीस डेवलप करती हैं, ठीक है। मसल सेल्स क्या करेंगी? उस मैसेंजर का यूज करके एक प्रोटीन पीस डेवलप करेंगे। अब जैसे ही हमारी सेल ये देखेंगी कि एक प्रोटीन पीस आया है और वो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, वो एक फॉरेन एलिमेंट है, विदेशी है, तो वो क्या करेंगी? हमारी बॉडी की सेल्स एक इम्यून रेस्पॉन्स बनाने लगेगी, ठीक है। तो एमआरएनए में बेसिकली क्या होता है? हम जो वैक्सीन है एमआरएनए वैक्सीन, वो एक कोड लेके जाता है जो बताता है कि इम्यून सिस्टम कैसे, वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज कैसे बनानी है, ठीक है। एंटीबॉडीज बनाने की प्रक्रिया विधि लेके जाता है, वो एक मैसेंजर का काम करता है। ये होती है एमआरएनए वैक्सीन। इसके अलावा और वैक्सीन की अगर हम बात करें तो बेसिकली 3 तरह की वैक्सीन होती हैं जो काम करती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ वैक्सीन में अगर हम बात करें तो 3 तरह की वैक्सीन ज्यादा प्रिवेलेंट है। जैसे एक तो होगी एमआरएनए वैक्सीन। इसमें क्या होता है? सेल में इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एक मैसेंजर होता है। एमआरएनए में क्या होता है? मैसेंजर होता है, वो क्या करता है? हमारी बॉडी की सेल्स को इंस्ट्रक्शन देता है ताकि कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करा जाए और कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप की जाए। एक होता है प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन, ये ज्यादा नहीं चलती हैं। एमआरएनए वैक्सीन के एग्जांपल जैसे फाइजर हो गया, फाइजर इस मोड पे चलता है, आपका मॉडर्ना हो गया, ये सब लोग किसको फॉलो कर रहे हैं? ये सब लोग फॉलो कर रहे हैं एमआरएनए वैक्सीन को। प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का एग्जांपल जैसे नोवावैक्स है। नोवावैक्स जो आपकी वैक्सीन आती है वो प्रोटीन सब यूनिट वैक्सीन का टाइप है। इसमें क्या होता है? एक प्रोटीन डाल दिया जाता है बॉडी में,
और वो क्या करेगा, वो आपका कोविड-19 कॉज करेगा, ठीक है। और जब एक बार वैक्सीनेट कर दिया जाएगा तो बॉडी क्या करेगी, उस प्रोटीन को रिकॉग्नाइज कर लेगी और उसके अगेंस्ट टी सेल्स बना देगी। टी सेल्स क्या है, वही व्हाइट ब्लड सेल्स का पार्ट है, जो कि आपका टी सेल्स एक तरीके की मेमोरी सेल्स होती है। टी सेल्स याद रखती हैं कि इस तरह के वायरस ने पहले भी अटैक किया था, तो हमें उससे रिलेटेड उसकी एंटीबॉडी का फॉर्मूला हमेशा रेडी रखना है, ठीक है। टी सेल क्या काम करता है, वो याद रखता है कि हाँ पहले भी अटैक हुआ था, अगली बार अटैक होगा तो हमें कैसे बचना है। तो बचने की अगली बार की स्ट्रेटेजी कौन रेडी रखता है, टी सेल। रिमेंबर, मेमोरी के लिए होता है ये टी सेल। तो आपका जो भी एक प्रोटीन बॉडी में जाएगा, वो प्रोटीन कोरोना कॉज करेगा बॉडी में, और उसके अगेंस्ट बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडी बना देगी। तो अगर आप प्रोटीन यूज कर रहे हैं तो उसको कहते हैं प्रोटीन सर्कुलेट वैक्सीन। इसी काइंड का एक और वैक्सीन है जिसे हम कहते हैं वेक्टर वैक्सीन। वेक्टर वैक्सीन जैसे इंडिया में बाकी आपका जितना भी वैक्सीन चल रहा है, कोविशील्ड चल रहा है, ठीक है, कोविशील्ड चल रहा है, कोवैक्सीन चल रहा है, स्पुतनिक चल रहा है, ये सब किसका पार्ट है, ये सब वेक्टर वैक्सीन का टाइप है। वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है, इसमें एक छोटा सा वायरस जाता है बॉडी में, ठीक है, और वो डेड वायरस होता है, कोरोना का वर्जन होता है, डेड वायरस बॉडी में जाता है। तो वो जब बॉडी में एंटर करेगा तो फॉरेन एलिमेंट है, तो उसके आगे हमारी बॉडी क्या करेगी, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देगी। क्योंकि बॉडी की खास बात होती है, हमारी इम्यून सिस्टम क्या करता है, अगर बाहर से कोई भी फॉरेन एलिमेंट आता है तो उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीबॉडीज प्रिपेयर करने लगता है। तो कैसे ही कोई वायरस बॉडी में जाएगा तो उस वायरस को हम क्या करेंगे, वेक्टर। तो वो जैसी बॉडी में जाएगा, कह सकते हैं मरा हुआ वायरस होता है वो। एक डेड सोल्जर की बॉडी अगर कोई हमारी कंट्री में फेंक दे तो हमारी कंट्री की जो सोल्जर्स है वो एक्टिव हो जाएंगे ना, भले ही डेड सोल्जर की बॉडी है किसी दूसरी कंट्री की, बट फिर भी अपनी तैयारी तो वो पूरी करेंगे, क्योंकि कल आज डेड आया तो कल हो सकता है जिंदा आ जाए। तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून सिस्टम डेवलप कर देगी। तो तीन तरह से वैक्सीन काम करती हैं, एमआरएनए, प्रोटीन सर्कुलेट, और तीसरा कौन सा है, वेक्टर वैक्सीन। अभी रिसेंटली अगर आपसे पूछे इंडिया में कितनी वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है, तो ये सबसे लेटेस्ट डेटा है 30 अगस्त 2021, ठीक है, 30 अगस्त 2021 तक का ये डेटा है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फर्स्ट कोविड वैक्सीन तो आपका वही थी एस्ट्राजेनेका, कोविशील्ड सबसे पहले चली थी, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा। तो 7 वैक्सीन अप्रूव हो चुकी है इंडिया में। फॉर द टाइम बीइंग हमारे पास 7 वैक्सीन है, याद रखिए 7 वैक्सीन। कौन कौन सा, ज़ाइकोव डी अप्रूव हो चुकी है, मॉडर्ना अप्रूव हो चुकी है, स्पुतनिक अप्रूव हो चुकी है, जॉनसन एंड जॉनसन अप्रूव हो चुकी है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, वही जो कोविशील्ड है, कोविशील्ड ही एस्ट्राजेनेका है, ठीक है, दोनों एक ही चीज है, बस एस्ट्राजेनेका बाहर से ऑक्सफोर्ड से बन के आएगी, कोविशील्ड इंडिया में बन रही है, और कोवैक्सीन। तो ये 7 वैक्सीन को अप्रूवल मिल चुका है इंडिया में यूज होने के लिए। प्लस इसके अलावा एक चीज जो ध्यान रखनी है, इसमें से बस ये वाली जो वैक्सीन है मॉडर्ना, ये आपकी एमआरएनए वैक्सीन है, ठीक है, बस ये वाली एमआरएनए वैक्सीन है, बाकी सब वायरल वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। बाकी सब कैसी वैक्सीन है, वेक्टर वैक्सीन है, ठीक है। ये वाला हाँ हो सकता है क्लियर नहीं हो, तो इसको मैं जूम भी नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये पावर पॉइंट में चल रहा है। ये जब आप पीडीएफ लेंगे ना, तो पीडीएफ में इसको एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। पीडीएफ में आराम से आप इसको पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंडियन रेलवे फर्स्ट एवर मूवेबल फ्रेश वाटर टनल एक्वेरियम हैज बीन ओपन्ड एट विच रेलवे स्टेशन, बताइए। एक अंडर वाटर टनल एक्वेरियम बनाया है किस रेलवे स्टेशन पर, अभी काफी न्यूज में था। और वीडियो क्वालिटी थोड़ा 720 पिक्सल पर रखिए तो और अच्छा चलेगा। गुड इवनिंग किसान, बताइए। भोपाल आया, किसान शेयरिंग कह रहे हैं भोपाल, और लोग बताइए। फर्स्ट एवर ये टनल एक्वेरियम किस रेलवे स्टेशन में बना है,
तो रेलवे में टूरिज्म भी होगा, आई थिंक ए। ऑलराइट, तो ज्यादातर लोग ए की तरफ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। मेजॉरिटी इज विद ए, इज द मेजॉरिटी करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, ठीक है। करेक्ट आंसर इज बेंगलुरु रेलवे स्टेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। हाँ, इससे पहले ये देख लीजिए, इस तरह से ये कुछ एक्वेरियम अंडर वाटर बैंगलोर में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसाटोम, एक न्यूक्लियर कंपनी है रशिया की, रोसाटोम, उसने अभी रिसेंटली इंडिया में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रहे हैं, कुंदनकुलम, ठीक है। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट अभी रिसेंटली बन रहा है। तो ये बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में बन रहा है, ठीक है, बताइए। कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में बन रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑलराइट, जल्दी से बताइए। तमिलनाडु या तमिलनाडु, बताइए। Russian nuclear major Rosatom has begun construction of Kundankulam nuclear power plant. किस इंडियन स्टेट, बताइए। तो मेजॉरिटी किधर जा रही है, मेजॉरिटी है ही नहीं इसमें, सब बट गए। कोई डी बोल रहा है, कोई ए बोल रहा है, कोई सी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है, बट फिर भी ये देखे। और लोग क्या भैया, कमेंट सबको करना है। हाँ जी, सो गए क्या? बताइए। रशियन न्यूक्लियर मेजर रोसाटॉम हैज बिगन कंस्ट्रक्शन ऑफ कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट किस स्टेट में? तो करेक्ट आंसर इज डी। ये तमिलनाडु में बन रहा है, तमिलनाडु, ठीक है। अच्छा, तमिलनाडु से अब एक बात बताइए, दो बात बताइए। तमिलनाडु की कैपिटल, ठीक है, तमिलनाडु की कैपिटल बताइए। और ये इंडिया के ईस्ट कोस्ट पर है या वेस्ट कोस्ट पर है? क्या सर मैं इंटेलिजेंट हूं, मैं तो बता सकता हूं कोस्ट पर है। कौन से कोस्ट पर है, ईस्ट कोस्ट पर या वेस्ट कोस्ट पर? और कैपिटल क्या है इसका? हाँ जी, कैपिटल, बहुत बढ़िया। किसान शेयरिंग ने सबसे पहले आंसर दिया। करेक्ट आंसर, कैपिटल इज चेन्नई। पहले मद्रास नाम था, अब बदल के नाम क्या हो गया, चेन्नई। तो चेन्नई इज द कैपिटल। अब बताइए ये ईस्ट कोस्ट पर है या वेस्ट कोस्ट पर है? बहुत बढ़िया, ये आपका ईस्ट कोस्ट पर है, ठीक है। कहां पर है? ईस्ट कोस्ट पर। मैप में देख लीजिए, ये कुछ ऐसा इंडिया का अगर मैप है तो ये रहा अपना, ये वाला पोर्शन इज तमिलनाडु, ठीक है। ये क्या है? तमिलनाडु। अच्छा, बात तमिलनाडु की निकली है तो कुछ स्टेट्स मार्क करते हैं, देखें आपकी स्टेट्स की नॉलेज कैसी है। ए, बी, सी, डी, ई। चलिए इतने स्टेट्स पूछते हैं, आज इतने स्टेट्स पूछते हैं, या चलो इसको भी ले लेते हैं। जी, एच, आई। अपना नॉर्थ ईस्ट भी पूछ लेते हैं। जे, के, एल, एम, एन, ओ। ऑलराइट, तो मेरे को बताइए इसमें से आंध्र प्रदेश कौन सा है? आंध्र प्रदेश कौन सा है? केरला का नाम सुना है। आंध्र प्रदेश भैया कौन सा है इसमें से? ए, उड़ीसा है। ओके, मैं आंध्र प्रदेश पूछ रहा हूं।
ए डोरेमोन, ए उड़ीसा नहीं है, मैं आंध्र प्रदेश पूछ रहा हूँ। बहुत बढ़िया, आंध्र प्रदेश इज ए, ये वाला पोर्शन आपका क्या है, इट इज आंध्र प्रदेश। ऑलराइट, अच्छा मेरे को बताइए त्रिपुरा कहाँ मिलेगा, त्रिपुरा, देखें मैप का नॉलेज कितना आप लोगों को। त्रिपुरा कहाँ है, ए इज तेलंगाना, अरे यार तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है, पहले एक होते थे अब एक नहीं है, तेलंगाना अलग है, आंध्र प्रदेश अलग है। मैं पूछ रहा हूँ त्रिपुरा कौन सा है, त्रिपुरा, देखें कितना नॉलेज है आप लोगों को। डी, डी लग रहा है क्या, ये ओ है, ठीक है, ये है आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा ये वाला पोर्शन है, ये पोर्शन देखना है, ये त्रिपुरा है। अच्छा तेलंगाना बताइए, कई लोग तेलंगाना को गलत समझ रहे हैं, तेलंगाना बताइए, तेलंगाना के लिए कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। इतनी मिक्स्ड राय, लो भाई त्रिपुरा तो एटलीस्ट कंफर्म होना चाहिए था आपको, मतलब मैप में आप लोगों को काफी मेहनत करानी है, मैप प्रैक्टिस ढंग से करनी है, आप लोगों को अभी आइडिया नहीं है ज्यादा स्टेट्स वगैरह का, एक बार आइडिया हो जाएगा ना बहुत कॉन्फिडेंस फील होगा। बहुत बढ़िया, तेलंगाना ये रहा, डी वाला, ये अपना तेलंगाना है। अच्छा अब देखना, अब होगी असली कंफ्यूजन, मणिपुर कौन सा, मणिपुर, मणिपुर मिजोरम में कई लोगों को मैंने देखा कंफ्यूज होते हुए, अब देखते हैं कितने करते हैं। मणिपुर बताइए, मणिपुर, मणिपुर बताइए, मणिपुर, एम फॉर मणिपुर, बहुत बढ़िया, एम फॉर एम फॉर मणिपुर, ठीक है। तो बेसिकली ये अपना अरुणाचल है, ठीक है, ये नागालैंड है, ये मणिपुर है, ये मिजोरम है। अगर किसी को सीक्वेंस याद रखने में दिक्कत हो तो ये याद रखिए, अरुणा मामी, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये त्रिपुरा है, ये मेघालय है, ये भाई साहब आसाम है, जो टी शेप पे है ये आसाम है, ये आपका सिक्किम है, ये पूरा ये जो ऐसा पोर्शन है इंटीग्रेशन का जो साइन है वो आपका वेस्ट बंगाल है, ये आपका उड़ीसा है, ये आपका केरला है, ये आपका कर्नाटका है, ये छोटा सा अपना गोवा है, और ये महाराष्ट्र है, ठीक है, ये मध्य प्रदेश है, ये गुजरात है, ये राजस्थान है, ये अपना यूपी है, ये बिहार है, ये झारखंड है, ये छत्तीसगढ़ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको स्टेट्स तो एटलीस्ट याद रखने पड़ेंगे, तभी तो काम बनेगा। ये तो सोचिए, चलिए बिल्कुल बेसिक सी चीज है, स्टेट्स तो सबसे बेसिक सी चीज आपको करने को मिलती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन नेम्ड द फ्लैग बेयरर ऑफ द इंडियन कंटिजेंट इन द टोक्यो पैरालंपिक्स। अभी रिसेंटली टोक्यो पैरालंपिक्स चल रहे हैं, तो टोक्यो पैरालंपिक्स में कंपैरेटिवली हमारी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी चल रही है। तो आपको बताना है कि टोक्यो पैरालंपिक्स जो अभी 24 अगस्त से स्टार्ट हुए हैं, उसमें इंडिया की तरफ से, इंडियन कंटिजेंट की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन था। इंडियन कंटिजेंट की तरफ से फ्लैग बेयरर कौन है। बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज मरियप्पन थंगावेलु, ठीक है, मरियप्पन थंगावेलु। ही इज अ पैरालंपिक हाई जंपर, ही इज अ हाई जंपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, which central armed public police force has signed an MOU with the Center for Development of Advanced Computing। सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, मतलब ये बात कर रहा है सीडैक की, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडैक, टू ट्रेन द मेन पावर ऑफ द फोर्स इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। मतलब पूछ रहा है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, मतलब एक्चुअली 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है हमारे पास, उसमें से कौन सी वाली सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स ने सीडैक के साथ एमओयू साइन करा है
टू ट्रेन द मेन पावर, यानी अपने लोगों को ट्रेन करने के लिए इन एडवांस टेक्नोलॉजीज। एडवांस टेक्नोलॉजीज में ट्रेन करने के लिए सीएपीएफ के किस पुलिस फोर्स ने सीडैक के साथ एग्रीमेंट साइन करा, ये पूछ रहा है, बताइए। अच्छा चेंज हो गया, चलिए उसको मैं एक बार कंफर्म कर लूंगा, क्योंकि ये आपका जुलाई का करंट अफेयर्स है, ठीक है, तो जुलाई के हिसाब से बनाया गया है, उसको मैं एक बार चेक कर दूंगा। Which central armed police force has signed an MOU with the Center for Development (CDEC) to train the main power of the force in advanced technologies? Correct answer बताइए। कौन था भैया वो? CISF, ITBP, CRPF, MSG। क्या लग रहा है आप लोगों को? बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर इज सीआरपीएफ। सीआरपीएफ ने साइन किया, ठीक है। अच्छा, पांच फोर्सेस होते हैं सीएपीएफ में, चार तो यहीं पर लिखी हैं, सीआईएसएफ, आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीन लिखी। एनएसजी इसमें नहीं आएगी, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में, हालांकि ये होम मिनिस्ट्री में रहता है, बट ये अलग कमांडोज रहते हैं, ठीक है। इसके अलावा और कौन कौन सी फोर्सेस में आती हैं? बताइए। दो फोर्सेस के और नाम आएंगे यहाँ पर, ठीक है। सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में 5 फोर्सेस हम मानते हैं, तो 3 के नाम तो ये हैं, 2 और बताइए। चलिए, एक सशस्त्र सीमा बल एसएसबी हो गया, एक और कौन सा बचा है? एक और कौन सा बचा है? नहीं, दिल्ली सीधा लौंडा, क्या नाम है, सीधा लड़का, नहीं भैया, दिल्ली पुलिस नहीं आता उसमें, सीएपीएफ में दिल्ली पुलिस नहीं आती। नहीं, बीएसएफ, प्रेम ठाकुर ने सही जवाब दिया, बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ठीक है। एक्चुअली आसाम राइफल्स का केस अलग है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। आसाम राइफल्स क्या है, ये होम मिनिस्ट्री के अंदर भी आता है और डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर भी है। ये जो भी इनके मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं वो डिफेंस मिनिस्ट्री डिसाइड करती है, और जो सैलरी वगैरह है, सैलरी वगैरह आपका इनका होम मिनिस्ट्री डिसाइड करती है। तो आसाम राइफल्स होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री दोनों के अंडर में आते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 किसको मिला? ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, एक बार जल्दी से आंसर दे दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए। पांडा, पांडा बता रहे हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज राजेंद्र किशोर पांडा, पोइट हैं, पोइट्स के लिए अवार्ड होता है, पोइट्स के लिए। कुवेम्पु भी पोइट थे, कर्नाटका के, कन्नड़ पोइट, तो उन्हीं के नाम से पुरस्कार चलता है, कुवेम्पु पुरस्कार। तो इस साल किसने जीता है? 2020 वाला पुरस्कार जीता है आपका राजेंद्र किशोर पांडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, which of the following ministries has launched the निपुण भारत प्रोग्राम? निपुण भारत प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है?
निपुण भारत प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री का है? बी लग रहा है, बी लग गया। और बताइए क्वेश्चन नंबर 11 बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज हैज लॉन्च्ड द निपुण भारत प्रोग्राम? बहुत बढ़िया, सॉल्ट मार्च कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। और लोग बताइए, और लोगों के हिसाब से क्या है? ये सोना नहीं है, जो लोग दीवार में टिक के बैठे हैं वो बाहर निकले दीवार से, दीवार के बाहर भी दुनिया है। खाना पीना नाश्ता सब अरेंज करके रखा करिए, सब पढ़ाई करिए। अपना जो भी पसंद है, ड्रिंक व्रिंक जो भी पसंद है अपना लेके बैठिए, फिर आराम से क्लास करते रहिए। और क्लास से ज्यादा ध्यान रिवीजन पे देना होता है। क्लास तो चलो फिर भी आपका चल जाएगा, लेकिन रिवीजन जरूरी है, क्योंकि अगर रिवाइज नहीं करा तो पढ़ने का कोई फायदा ही नहीं है। अभी लोग एग्जाम दे के आए हैं, जिन्होंने दिया है उनको इस बात का एहसास होगा कि अगर रिवीजन नहीं है तो पढ़ने का फायदा नहीं है। अल्टीमेटली रिवीजन करना ही पड़ेगा, तो रिवीजन टाइम पे करिए। क्या आंसर आ रहा है? बहुमत जा रही है सी के साथ। नहीं सुना निपुण के बारे में, कोई बात नहीं, अब सुनेंगे। ये देखो, यहाँ पर ऐसे प्रचार नहीं चलेंगे, किसान शेयरिंग दी। करेक्ट आंसर इज मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, जिन्होंने नहीं सुना अब याद रखिएगा, निपुण प्रोग्राम किसका है? एजुकेशन मिनिस्ट्री का है। क्या है? तो उस टाइम जो एजुकेशन मिनिस्टर थे रमेश पोखरियाल निशंक, अब तो बदल गए, उन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था। निपुण की फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग एंड अंडरस्टैंड विद understanding and numeracy, Nipun Bharat, for ensuring that every child in the country necessarily attains foundational literacy and numeracy by the end of grade 3. Actually अभी कई सारे सर्वेज आए, जिसमें से एक बहुत फेमस है प्रथम का सर्वे। उसने हमें बताया था कि सेकेंड और थर्ड क्लास के बच्चे बस पास होते जा रहे हैं, उनको लिखना पढ़ना कुछ नहीं आता। ए और बी में भी वो डिफरेंस नहीं बता पाते, ये ए है ये बी है। ठीक है, तो एक जो फाउंडेशनल लिटरेसी है, कि फाउंडेशनल लिटरेसी क्या होती है कि एटलीस्ट आप पढ़ना सीख जाएं, कुछ भी अगर आपके सामने लिखा हो वो आप पढ़ना सीख जाएं, भले ही अपनी लोकल लैंग्वेज में सीखें, वो भी लिटरेसी कहलाता है। या फिर आप लिखना सीख जाएं, रीड या राइट, और नंबर्स पहचानना सीख जाएं। ठीक है, 3 कंडीशंस होती हैं, पढ़ना सीख जाए, लिखना सीख जाए और नंबर्स पहचानना सीख जाए कि भैया ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, तो इतनी बेसिक लेवल तक की लिटरेसी हर बच्चे में आ जानी चाहिए टिल द ग्रेड 3। जब तक वो थर्ड क्लास में आए तब तक उस हर बच्चे को कम से कम इतना तो आना ही चाहिए। तो ये प्लान है हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री का। तो इसी इनिशिएटिव को हम कह रहे हैं निपुण इनिशिएटिव। और ये कब तक का टारगेट रखा है? 2026 तक ऐसा करके देना है। ठीक है, देख रहे हैं थर्ड क्लास में भी अभी आइडिया नहीं, बच्चा ABCD नहीं पहचान पा रहा है, उसके लिए A फॉर एप्पल नहीं है, उसके लिए B फॉर बॉय नहीं होगी पहचान पा रहा है अभी। तो अभी हमें बहुत मेहनत करने की जरूरत है रिगार्डिंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो ये इनिशिएटिव बेसिकली डील किससे करता है? इंडिया में एजुकेशन क्वालिटी को इंप्रूव करने से रिलेटेड डील करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लोकेटेड इन विच स्टेट विल बिकम ऑपरेशनल बाय अगस्त 2021। अगस्त 2021 में एक एक्सप्रेसवे बन के रेडी हो रहा है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो ये किस स्टेट में बन रहा है? अरे भाई मेरे को क्यों दोष दे रहे हो, मिथुन का पेट मिस हो गया। ये सॉल्ट मार्च ने जो करा वही आपको भी करना है, इसी तरह से चीजों को कनेक्ट करना है। जैसे उन्होंने निशांक पढ़ा, निष्ठा पढ़ा, अब वो इतना आइडिया लगा रही है ये N3 है, ये N वाली जो चीजें ये एजुकेशन से रिलेटेड है, तो ऐसी चीजों को कनेक्ट करना होता है। बहुत बढ़िया सॉल्ट मार्च। हाँ, किसान शेयरिंग भी सही बता रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं अब वो क्या है? एजुकेशन मिनिस्टर। बहुत बढ़िया।
हाँ, नंबर 1 स्टेट इंडिया का नंबर 1 स्मार्ट स्टेट, इसका करेक्ट आंसर यूपी। ठीक है, यूपी में बन रहा है। देखिए यूपी में इस टाइम काफी सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, तो मेरा ये क्वेश्चन उठाने का पर्पस ये है कि आपको एक चीज बता सकूं, अगर कभी भी पूछे कि किस स्टेट के पास हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेसवेज हैं, सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे किसके पास है, यूपी के पास है। ठीक है, जैसे ये एक दिल्ली से आगरा, ये दिल्ली से आगरा एक यमुना एक्सप्रेसवे बन गया, और ये आगरा से लखनऊ एक आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे बन गया। तो दिल्ली से लखनऊ तो ये कनेक्टिविटी हो गई। फिर अब लखनऊ से रिलेटेड पूरा ईस्ट यूपी, ये एंड तक, जहां तक यूपी एंड हो जाता है पूरा ईस्ट यूपी, इसको कनेक्ट कर देंगे वाया पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। तो 3 एक्सप्रेसवे तो आपके ये हो गए। ठीक है, फिर दिल्ली मेरठ अपना अलग बन रहा है, बन भी गया है काफी। एक आपका बन रहा है मेरठ से लेकर प्रयागराज तक का सीन बन रहा है, और एक आपका ये गोरखपुर वाला एक्सप्रेसवे बन रहा है, गोरखपुर को भी इस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से कनेक्ट कर देना है। ठीक है, गोरखपुर भी अब कनेक्ट हो जाएगा आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से। तो इस रिलेटेड कई सारे एक्सप्रेसवेज का काम यूपी में चल रहा है। तो कभी भी पूछे कि हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सप्रेसवे किस स्टेट के पास है, तो आंसर विल बी यूपी। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which ministry has launched the portal enforcing contracts to promote ease of doing business and improve the contract enforcement regime in the country? ठीक है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली, जो भी 2 कंपनीज हैं आपस में उनका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बने, उसको प्रॉपरली वो एनफोर्स कर पाए, उनको रेगुलेट कर पाए, उनको फॉलो कर पाए, इसके लिए एक प्रॉपर पोर्टल बनाया जा रहा है। वो कौन सी मिनिस्ट्री बना रही है? कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, यानी ये वकालत से रिलेटेड काम है। हाँ, अपना महान प्रदेश। मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली याद रखिएगा एक्सप्रेसवेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, एक्सप्रेसवेज इस टाइम बेस्ट क्वालिटी के आपके रोड्स हैं, बेटर देन हाईवेज। कभी आइए एक्सप्रेसवे पे गाड़ी चलाइए, बहुत तेज चलती है। सॉल्ट मार्च कह रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत बढ़िया। तो एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स वाला पोर्टल जो निकाला है ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। पर्पस क्या है? वही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट करना है, बस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी चलती रहे, उसी पर्पस से हमने क्या निकाल दिया, एक पोर्टल निकाल दिया एनफोर्सिंग कॉन्ट्रैक्ट्स। तो कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, नारंग विल बिकम द 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? ये नॉर्थ ईस्ट का सवाल है, तो ये बनना चाहिए, ये नॉर्थ ईस्ट के करंट अफेयर्स में इसको डाल सकते हैं। ठीक है, बताइए। हाँ जी, किरण रिजिजू जी का डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, बहुत बढ़िया। नारंग विल बिकम द 12th डिस्ट्रिक्ट ऑफ विच स्टेट? नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल, बताइए। बहुत बढ़िया, शॉर्ट मार्च का आंसर आ गया मेघालय। बाकी लोग कहाँ हैं? बाकी लोग भी जवाब दीजिए। मिजोरम भी कह रहे हैं, इसमें मेजॉरिटी मिजोरम की तरफ जा रही है, ऐसा क्यों? और लोग बताइए। देखिए ये वाला गलत नहीं होना चाहिए आपसे, मिजोरम, मेघालय, नागालैंड या अरुणाचल प्रदेश। ये गलत नहीं होना चाहिए भैया, इसका तो आंसर बनना चाहिए। बहुत बढ़िया। सो मेजॉरिटी अब आंसर अपना बदल चुकी है, मेजॉरिटी मिजोरम से हटके मेघालय पे आ गई। तो करेक्ट आंसर इज मेघालय। तो नारंग 12 डिस्ट्रिक्ट किस स्टेट का है? मेघालय। कैपिटल याद है कि नहीं? नागालैंड की कोहिमा, मिजोरम की आइजॉल, मेघालय की शिलोंग, अरुणाचल की ईटानगर। ठीक है, कैपिटल्स नहीं भूलना है, ये बिल्कुल बेसिक्स होते हैं, बेसिक्स तो एटलीस्ट
वो नहीं चाहिए रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 15। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक? बुक का नाम क्या है? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन। बेसिकली ये डील करता है कि इंडिया में जो मेडिकल फील्ड में जाने वाली जो शुरुआत में लेडीज थी उनकी स्टोरीज जो आज तक हम लोगों को नहीं बताई गई, तो उससे रिलेटेड एक किताब बनी है लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट वीमेन इन मेडिसिन। तो ये किसने लिखी है किताब? लेडी डॉक्टर्स वाली किताब किसने लिखी है? कोई ए कह रहा है, मीना कह रहे हैं ए, आतम कह रहे हैं बी, और लोग बताइए। पक्का कविता राव लॉक कर दें? अभी भी वक्त है, सोच समझ के जवाब दीजिए। कविता राव या और कुछ? सोच समझ के जवाब देना है, सोच समझ के। कोई ड्रिंक वाली बात को सीरियसली तो नहीं ले गया? ड्रिंक कर सकते हैं पानी वगैरह। ऑलराइट, हाँ कविता का मतलब स्टोरी होता है, लेकिन नाम है ये किसी का कविता राव, ठीक है। शी इज अ जर्नलिस्ट, उन्होंने लिखी। बेसिकली उनका मानना क्या है, ये किताब बताती अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडिया फर्स्ट लेडी डॉक्टर्स। तो जो पब्लिशिंग हाउसेस का वेस्टलैंड, उनके हिसाब से कुछ विमेन हैं, जैसे आपका आनंदीबाई जोशी, कादम्बिनी गांगुली, रुक्माबाई राउत, हेमावती सेन, इनकी स्टोरीज एक तरीके से उनका मानना है किताबों से बिल्कुल इरेज कर दी गई है, मेमोरीज से बिल्कुल इरेज कर दी गई है। क्यों? क्योंकि हिस्ट्री मोस्टली किसने लिखी है? मैन ने लिखी है। और किसके लिए लिखी? अबाउट मैन। मैन हैव रिटन हिस्ट्री, हिस्ट्री हैव बीन रिटन बाय मैन अबाउट मैन। तो ये उनका एक कंप्लेन है कि हिस्ट्री में जो लेडी डॉक्टर्स रही हैं इंडिया में, उनके रोल को बिल्कुल खत्म कर दिया गया। तो उसको हाईलाइट करने के लिए उन्होंने एक किताब लिखी है। सब पढ़िएगा, जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने। तो यहाँ से एक चीज ये पता चल गई, इंडियन आर्मी के चीफ कौन है, ठीक है। इस तरह से चीजें पकड़नी होती है। इंडियन आर्मी चीफ नरवाने, मनोज नरवाने विल इनॉग्रेट द इंडियन आर्मी मेमोरियल इन विच कंट्री? बताइए बताइए। करेक्ट आंसर बताइए। इंडियन आर्मी चीफ मनोज नरवाने विल इनॉग्रेट द इंडियन आर्मी मेमोरियल इन विच कंट्री? भैया बताइए करेक्ट आंसर। इसमें तो पता चल ही गया होगा आप लोगों को, बोल्ड में ये करेक्ट आंसर इज इटली, ठीक है। इटली की कैपिटल क्या है? रोम है। तो अभी रिसेंटली हमारे जो आर्मी चीफ हैं उनको क्या कहते हैं? चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, COAS। ये भी हो सकता है आपको कई बार कहीं लिखा मिले, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अभी वो यूके और इटली की विजिट पर गए थे, तो वहां पर एक इंडियन आर्मी मेमोरियल बनाया गया है। किसकी याद में बनाया गया है? क्योंकि जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 में जैसे जर्मनी में हिटलर को तो सब जानते हैं, जर्मनी में एक फासिस्ट रूलर था हिटलर, अडोल्फ हिटलर, एक तानाशाह खतरनाक वाला। इसी तरह से इटली में भी एक रूलर था, वो भी उतना ही फासिस्ट था जितना हिटलर था, उसका नाम था मुसोलिनी, ठीक है। तो हिटलर को तो कई लोग जानते हैं, मुसोलिनी को नहीं जानते हैं कई बार लोग। तो इटली में आपका था मुसोलिनी, जर्मनी में था हिटलर। तो मुसोलिनी से फाइट करने के लिए, इटली को फ्री कराने के लिए जो 3100 सोल्जर्स उसमें एंटर करे थे, ठीक है। तो इन्हीं लोगों को याद करने के लिए, इसमें मेजॉरिटी कौन था? मेजॉरिटी वर इंडियंस, ठीक है। इन सोल्जर्स में से जो वर्ल्ड वॉर 2 में फाइट किए गए थे, सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन था वो इंडियन सोल्जर्स का था। तो उन्हीं को मेमोराइज करने के लिए ये आपका मेमोरियल बनाया जा रहा है,
ये थोड़ा सा पढ़ लिएगा कि वर्ल्ड वॉर 2 में इटली में क्या हो रहा था, इससे रिलेटेड डिटेल्स। तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज इनिशिएटेड अ प्रोजेक्ट ऑन ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स? ONDC, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये प्रोजेक्ट किसने इनिशिएट किया है? Which organization has initiated a project on open network for digital commerce? बताइए किसने इनिशिएट किया प्रोजेक्ट को? नाफेड, आसोचाम, होगा फिर अलग ही लेवल पे तुक्का चल रहा है। अच्छा, एसआई के बाद कई लोगों का हौसला टूटा है, तो कई लोग मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंस में आगे कह रहे मेरे तो तुक्के लग गए, मेरा तो बैठ गया हिसाब। ऐसे ही हर जगह तुक्के लगा रहे हैं भैया। तुक्का, किस्मत हर जगह काम नहीं करती, मेहनत करती है। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, DPIIT, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ये कॉमर्स मिनिस्ट्री का पार्ट है। किसका पार्ट है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। इसको हम बहुत डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लासेस में, जब हमने स्टार्ट करा था, याद होगा, बहुत पढ़ा था। DPIIT बोले तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। और कॉमर्स मिनिस्टर कौन है? मिस्टर पीयूष गोयल। तो ये सब चीजें हमने बहुत पढ़ के आ चुके हैं, बहुत बार पढ़ के आ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द आर्मी हैज इंडक्टेड द फर्स्ट प्रोडक्शन लॉट ऑफ किसका? 12, क्या 12? शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। ठीक है, एक गाड़ी है, उसको हम क्या कह रहे हैं? शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। किसने डिजाइन किया है और डेवलप किया है? DRDO ने किया है। ये पूछ रहा है जो आपका शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम बनाया है, जिसको आर्मी इंडक्ट कर रहा है, वो एक तो उसमें DRDO इन्वॉल्व है, DRDO के साथ साथ एक और कंपनी इन्वॉल्व थी। तो वो पूछ रहा है कौन सी कंपनी है? लार्सन एंड टूब्रो है, टाटा एडवांस सिस्टम है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, या भारत डायनेमिक्स है। अच्छा, ये लार्सन एंड टूब्रो को ही हम LNT भी कहते हैं। ठीक है, LNT भी लार्सन एंड टूब्रो को ही कहते हैं। करेक्ट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर बताइए। करेक्ट आंसर इज LNT। ठीक है, LNT। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लीजिए, ये है क्या? शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम बेसिकली करता क्या? अब जैसे मान लीजिए आर्मी है, आर्मी अपने कहीं टैंक लेके जा रही है, लेकिन बीच रास्ते में एक छोटा सा गड्ढा आ गया या कोई कैनाल आ गई, तो अब इस गड्ढे को टैंक कैसे पार करेगा? तो इसी के लिए हम एक व्हीकल यूज करते हैं, उसको कहते हैं शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। इस तरह से होता है। जैसे ये देखिए, यहाँ पर नीचे क्या है ना, नीचे गड्ढा आ गया था। ये क्या है? नीचे एक गड्ढा है, एक होल है, डिग है। तो इसको क्रॉस करना है इनको, तो इस गड्ढे को क्रॉस करने के लिए एक ये सिस्टम हमने बना दिया। इसी सिस्टम को हम क्या कह रहे हैं? ये जो सिस्टम है यही कहला रहा है SSBS, शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। इसके ऊपर ही आपका फिर टैंक होगा, ये आगे बढ़ जाएगा। तो ये बेसिकली क्यों यूज करते हैं? कहीं रास्ते में चल रहे, गड्ढा आ गए, तो गड्ढे से बचने के लिए हम क्या यूज करते हैं? एक सिस्टम, वो कहलाता है SSBS। ठीक है, याद रखिएगा, शॉर्ट स्पेन ब्रिजिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू गवर्नर ऑफ कर्नाटका? अभी रिसेंटली में धड़ाधड़ गवर्नर शफल हुए, तो आपको बताना है कर्नाटका का गवर्नर किसने बनाया। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, अगर इसको अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और पेज को जरूर लाइक कर दीजिए, ताकि अगली भी लाइव क्लासेस आपको मिलती रहे।
और लोग बताइए। क्या आंसर होना चाहिए? बहुत सही, करेक्ट आंसर इज थावरचंद गहलोत। पहले ये मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट थे, अब ये कर्नाटका के गवर्नर बना दिए गए। तो रिसेंटली में जो गवर्नर्स अपॉइंट किए सेंटर ने, उनको की लिस्ट मैंने बना दी है, ठीक है। कर्नाटका का किसे बनाया? थावरचंद गहलोत को। मिजोरम में हरिबाबू हैं, और एमपी में मंगूबाई हैं, और हिमाचल में राजेंद्रन हैं, गोवा में पीएस श्रीधरन पिल्लई हैं, त्रिपुरा में नारायण आर्य, झारखंड में रमेश बाइस, और हरियाणा में बंदरू दत्तात्रेय। तो रिसेंटली किस स्टेट में किस पर्सन को गवर्नर बनाया है, उसकी पूरी लिस्ट मैंने प्रोवाइड कर दी है। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे वो आपके अब बन जाएंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 2 न्यू सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरीज फॉर कोविड वैक्सीन हैव बीन सेट अप बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन विच सिटीज। देखिए, कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए 2 नई अभी रिसेंटली में लेबोरेटरी सरकार ने बनाई है। तो वो पूछ रहा है वो किस सिटीज में सेटअप की गई है। हैदराबाद, पुणे, भोपाल, सागर, रांची, लखनऊ, बेंगलुरु एंड कोची। तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। मेघालय का, मेघालय इसमें लिखा है। मेघालय भैया गूगल कर लीजिए, डोरेमोन मिल जाएगा। नहीं लिखा है तो गूगल कर लीजिए मेघालय का। थावरचंद सुनने में इसलिए आ रहा है क्योंकि अगर आपको याद हो, हम लोगों ने पहले बहुत सारा मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस की स्कीम पढ़ी थी। तो उस टाइम आपका मिनिस्टर कौन थे? थावरचंद गहलोत थे। तो वहां पर आपने कई बार थावरचंद गहलोत का नाम सुना होगा। यही तो होता है, कई चीजें बार बार रिपीट होती है, फिर वो दिमाग में बैठने लगती है। इसीलिए मैं कहता हूँ न्यूज़पेपर जरूर पढ़े, करंट अफेयर जरूर पढ़े, कॉन्फिडेंस बहुत आएगा आपको। हाँ, मतलब 4 लोगों में बैठेंगे, आप ही चमकेंगे फिर। मतलब जो भी जानकारी बताएंगे सब आप ही को घूर घूर के देखेंगे, अरे ये तो बिल्कुल केबीसी में जाने लायक आदमी है। बिल्कुल आप ही आप चमकेंगे फिर। टू न्यू सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी। छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। करेक्ट आंसर इज हैदराबाद एंड पुणे। ठीक है, करेक्ट आंसर इज हैदराबाद एंड पुणे। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, तो फिर चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको रिवीजन में जरूर रखिए, ठीक है, वरना रिवाइज नहीं करेंगे फिर भूल जाएंगे, फिर परेशान होंगे, फिर फ्रस्ट्रेट होंगे। तो बेसिकली वन थिंग यू कुड डू इज, आपको पीडीएफ तो देखिए मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। कल पिछला जो क्लास हुआ था करंट अफेयर्स का, वो वाला पीडीएफ, आज वाला पीडीएफ, दोनों आपको मैं रात तक अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम पे। तो वहां से आपको आंसर्स के साथ वो वीडियोस मिल जाएंगे, वो पीडीएफ मिल जाएंगे। उसके अलावा ये जो पीडीएफ हैं इनको रिवाइज जरूर करिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस इसलिए नहीं करते कि आपको कितना आता कितना नहीं आता। मैं ये जानना नहीं चाहता हूं कि आपको आता या नहीं आता। ये क्वेश्चंस इसलिए सेटअप है कि आपसे प्रैक्टिस कराई जाए, आपको सिखाया जाए। मैं यही सोच के आता हूं कि आपको कुछ नया बताऊंगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसी हिसाब से ये आपका पीडीएफ चल रहा है। तो पीडीएफ को अच्छे से पढ़िए, ये क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इनको प्रिपेयर करके जाइए। ठीक है, अब किसी भी तरह का कसर नहीं छोड़ना है। जो लोग एसआई मेंस वगैरह दे रहे हैं, किसी भी तरह से उनको पीछे नहीं हटना है। और जिनका नहीं हुआ है वो भी हार मत मानिए, और भी एग्जाम्स हैं, ठीक है, और भी गम है जमाने में, तो एक ही गम के पीछे नहीं पड़ना है। तो मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको कहीं ना कहीं रिजल्ट देखने को अपना मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन, गुड बाय।